चोट लगे और आंखों में पानी भर लूं, इतना वक्त कहाँ है, किसी पे दिल खोल के मर लूं, इतना वक्त कहाँ है। चोट लगे और आंखों में पानी भर लूं, इतना वक्त कहाँ है, किसी पे दिल खोल के मर लूं, इतना वक्त कहाँ है। अभी तक तो माँ बाप का एक भी सपना पूरा नहीं हुआ, अभी तक तो माँ बाप का एक भी सपना पूरा नहीं हुआ, तुम कहते हो आराम कर लूं, इतना वक्त कहाँ है। इसी बहुत शानदार लाइन के साथ में मैं एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं स्टडी विद देव सर के साथ में माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अपन ने कहा था कि अपन जो सीएचओ नॉर्थ सेट या कोई सा भी आपका जो एग्जाम है, उन एग्जाम्स के लिए अपन क्या लेके आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट परफेक्ट की पॉइंट्स लेके आएंगे, जिससे क्या होगा, आपका डेली जो नॉलेज है उसके अंदर अपग्रेडेशन होगा। क्लियर है? तो उन चीजों को अपन देखेंगे। तो जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, परफेक्ट 15 की पॉइंट्स विद देव सर, क्लियर चीज है। और आपको डेली बेसिस के ऊपर आपको क्या होंगे, 5 बजे आपको वीडियो मिल जाएंगे और डेली क्या होंगे, आपके 15 आपको की पॉइंट्स मिलेंगे। और इन की पॉइंट्स के साथ साथ में इन की पॉइंट्स को आप स्टोर करके रखिएगा आपके पास में, और जब भी कहीं भी आप एग्जाम देने जाएं तो इन की पॉइंट्स को आपको क्या करना है, इन की पॉइंट्स को आपको क्या करना है, आपके पास में रखना है। लेकिन मैं की पॉइंट्स को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि आपका बेहद सपोर्ट मिल रहा है, और आपसे यही निवेदन रहेगा मेरी कि आप कम से कम इसे थोड़ा और ज्यादा शेयर करें। और आप ध्यान रखना, मैं आज इस वीडियो के अंदर जो टेलीग्राम का लिंक है वो आपको मैं इसके अंदर शेयर कर दूंगा, जिससे क्या होगा, आप उस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िएगा। जिससे क्या होगा, जो ये मेरी पीपीटी है, जो पीडीएफ है, वो पीडीएफ आप डायरेक्टली उस टेलीग्राम के जो आपका चैनल है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। और जो टेलीग्राम का लिंक है मैं दे दूंगा, क्लियर चीज है, वो आपको मिल जाएगा। उसके अंदर आपको क्या होना है, ऐड होना है, ठीक है। और मैं आप सभी को कह रहा हूं, जो भी वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान रखना, लाइक करना और जो आपका शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्लियर चीज है। अब देखो अपन स्टार्ट करते हैं आज के अपने जो स्पेशल की पॉइंट्स है उनको। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जो आपको दिख रहा है इसके अंदर देखो, यदि मैं बात करूं सबसे फर्स्ट की, तो देखो सबसे फर्स्ट कौन सा है, आपका फर्स्ट की पॉइंट लिखा है द 3 फीचर्स ऑफ कम्युनिटी। ध्यान रखना, यह भी क्वेश्चन बिल्कुल पूछा गया और पूछा जाता है। क्या लिखा है कि 3 फीचर्स, कम्युनिटी के 3 मेन फीचर्स कौन कौन से होते हैं। इसमें देखो फर्स्ट लिखा है आपका लोकेशन, क्लियर चीजें, एक क्या लिखा है, लोकेशन। उसके बाद सेकंड दोस्तों क्या लिखा है, पॉपुलेशन। और उसके बाद थर्ड क्या लिखा हुआ है आपका, सोशल सिस्टम। इन 3 जो आपके फीचर्स है, इनके द्वारा कम्युनिटी बनती है। यदि मैं बात करूं कम्युनिटी की, यदि क्वेश्चन आ जाए कम्युनिटी के ऊपर, क्या क्वेश्चन आ जाए कि 3 फीचर्स ऑफ कम्युनिटी विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो ध्यान रखना लोकेशन, पॉपुलेशन और सोशल सिस्टम करना है। और चौथा कोई भी क्वेश्चन आए उसको आपको क्या करना है, एक्सेप्ट में डालना है। अब यदि मैं बात करूं ये कम्युनिटी की 3 फीचर्स क्यों है, तो दो कम्युनिटी के अपन डेफिनेशन बोलते हैं, उसके अंदर डेफिनेशन के अंदर यही चीज होती है। डेफिनेशन के अंदर क्या होता है आपका कि एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के ऊपर, ठीक है, जो रहने वाले जो पीपल है, ठीक है, पॉपुलेशन है, उनका कॉमन इंटरेस्ट होता है और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उसी को अपन कम्युनिटी बोलते हैं। तो 3 फीचर्स ऑफ कम्युनिटी आप सभी को समझ में आ गया। फर्स्ट कौन सा है आपका, लोकेशन, फिर कौन सा, पॉपुलेशन, और उसके बाद में कौन सा होगा दोस्तों, सोशल सिस्टम। दिस इज द 3 फीचर्स ऑफ कम्युनिटी। अब उसके बाद नेक्स्ट की पॉइंट को देखिएगा। नेक्स्ट की पॉइंट की यदि मैं बात करूं दोस्तों, क्या लिखा है, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ डिजीज। ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिजीज का डिस्ट्रीब्यूशन देखना। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि भाई डिजीज किस रेट से फैल रही है। उसके बाद में डिटर्मिनेशन मतलब डिजीज को कौन कौन फैला रहा है। क्लियर चीज है, यदि किसी भी डिजीज का आप डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी कर रहे हो, उसके डिटर्मिनेशन की स्टडी कर रहे हो, तो ऐसी जो टर्म है उस टर्म को दोस्तों क्या बोला जाएगा, उस टर्म को बोला जाएगा एपिडेमियोलॉजी बोला जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका क्वेश्चन एम्स के अंदर भी पूछा हुआ है, सीएचओ के अंदर भी पूछा हुआ है। अब ध्यान रखना दूसरा, यदि मैं इस डिजीज की जगह, ध्यान रखना मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आप टेक्निकल चीज को पकड़िएगा। यदि मैं क्या कह रहा हूं कि जो स्टडी ऑफ, क्या लिखा है आपका, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ डिजीज, यदि इस जगह ये लिख देता स्टडी ऑफ डिटर्मिनेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, क्या लिख देता है इस जगह, पॉपुलेशन, यदि यहां लिख देता, क्या लिखता आपका, पॉपुलेशन, इसका मतलब अब ये डेफिनेशन चेंज हो चुकी है दोस्तों। और डेफिनेशन किसकी होगी, ये डेमोग्राफी की डेफिनेशन किसकी होगी, डेमोग्राफी। तो ध्यान रखना, पॉपुलेशन के ऊपर डिजीज की स्टडी करना एपिडेमियोलॉजी, और उसके बाद में क्या होगा, ओनली पॉपुलेशन की स्टडी करना या उनके बारे में लिखना क्या कहलाएगा दोस्तों, क्या कहलाएगा, डेमोग्राफी कहलाएगा।
अब अपने ये किसकी बात करी, एपिडेमियोलॉजी की। नेक्स्ट की पॉइंट इसी के अंदर क्या है, फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी के मॉडर्न फादर कौन है, बिल्कुल ये क्वेश्चन आता है और आप सभी को ध्यान रखना कौन है, जॉन स्नो। जॉन स्नो करके एक साइंटिस्ट है, उनको फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी कहा जाता है। क्लियर चीज है, तो ये आपका क्या हो गया, अनदर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एपिडेमियोलॉजिकल जो आपका ट्रायड है, उस एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के अंदर क्या तीन चीजें इंक्लूड है। ठीक है, अब देखो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड की यदि मैं बात करूं तो इसके अंदर सबसे पहले कौन सा होगा दोस्तों, एजेंट होगा, होस्ट होगा और क्या होगा, एनवायरनमेंट होगा। क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड इन एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड एक्सेप्ट। तब आपको देखना है एजेंट हो, बिल्कुल सही बात है, होस्ट होता है, बिल्कुल सही है, और उसके बाद में कौन सा हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ये भी बिल्कुल सही बात है। क्लियर चीजें, तो ध्यान रखना एपिडेमियोलॉजिकल के जो आपका ट्रेड बनता है वो कितनी बनता है, आपका ट्रेड मतलब ऐसे बनता है, एक क्या होगा आपका एजेंट होगा, उसके बाद में क्या होगा दोस्तों, होस्ट होगा, और उसके बाद में क्या हो गया आपका एनवायरनमेंट हो गया। एजेंट का मतलब क्या हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। होस्ट का मतलब क्या हो गया दोस्तों, होस्ट का मतलब सिंपल सी बात है कि कोई रिजर्वायर उसकी बात हो रही है, एनवायरनमेंट मतलब उसके सराउंडिंग्स की बात हो रही है। ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, यदि मैं नेक्स्ट पॉइंट की यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या शो कर रहा है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कर, रेट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्या लिखा हुआ दोस्तों, रेट, एक तो क्या लिखा, रेट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आर द टूल ऑफ मेजरमेंट ऑफ द एपिडेमियोलॉजी। इसका भी सीएचओ के अंदर बिल्कुल क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या हुआ है आपका, मेजरमेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल टूल। एपिडेमियोलॉजिकल टूल का मेजरमेंट किसके द्वारा किया जाता है, या इसके कितने कंपोनेंट होते हैं दोस्तों। तब आपको राइट आंसर देना है रेट, रेशियो और कौन सा हो गया आपका, रेट, रेशियो और क्या हो गया, प्रोपोर्शन। क्वेश्चन आता विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स मेजरमेंट यूज इन एपिडेमियोलॉजी। तो उस टाइम आपको करना है रेट, रेशियो, प्रोपोर्शन, तीनों तो इसके अंदर आते हैं, और चौथा कोई भी यदि दिया जाए तो वो इसके एक्सेप्ट के अंदर आएगा। क्लियर चीज है, तो ध्यान रखना रेट, रेशियो, प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, एपिडेमियोलॉजिकल मतलब डिजीज की रेट देखना, डिजीज कैसे कैसे स्प्रेड हो रही है उसकी रेट देखना। उसके बाद रेशियो, रेशियो का मतलब है कौन सी डिजीज किस एरिया में ज्यादा हो रही है उसका रेशियो निकालना, और प्रोपोर्शन का रेट और रेशियो दोनों के माध्यम से क्या निकलना है, प्रोपोर्शन का मतलब क्या निकलता है आपका, इसके अंदर प्रोपोर्शन निकलेगा, अनुपात निकलेगा। तो ध्यान रखना मेन क्वेश्चन इन तीनों के ऊपर पूछा जाता है कि कौन से मेजरमेंट टूल्स है, तब आपको रेट, रेशियो और क्या बताना है, प्रोपोर्शन। ठीक बात है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। अब यदि मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं दोस्तों, तो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, इन 1861, क्या लिखा आपका, इन 1861 के अंदर लुइस पास्चर, ठीक है, हिज जर्म थ्योरी विच प्रूव्ड दैट बैक्टीरिया कोज डिजीज। ये यूं कह रहा है, पहला क्वेश्चन तो यही है कि जो आपकी जर्म थ्योरी थी वो लुइस पास्चर ने कब दी थी, तो ध्यान रखना 1861 में क्वेश्चन आ जाए कि जर्म थ्योरी गिवन बाय लुइस पास्चर इन विच ईयर, तब आपको क्या करना है दोस्तों, तब आपको करना है 1861 के अंदर। और दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बनता है, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है कि जर्म थ्योरी किसने दी थी, तो ध्यान रखना जर्म थ्योरी किसने दी थी, लुइस पास्चर ने दी थी। अब तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो जर्म थ्योरी उसका कॉन्सेप्ट क्या है। क्लियर चीज है, तो ध्यान रखना जर्म थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है, इन्होंने क्या कहा था कि कोई भी एक बैक्टीरिया होता है वो किसी डिजीज को कोज करेगा। मतलब यही बात मैं कह रहा हूं, वन जर्म कैन कोज एनी वन डिजीज, दिस कॉन्सेप्ट गिवन बाय जर्म थ्योरी। किसके द्वारा ये किया गया आपका, जर्म थ्योरी। और जो जर्म थ्योरी थी उसको किसने इन्वर्टेड किया, लुइस पास्चर ने। कब किया था दोस्तों, कब किया था आपका 1861 के अंदर किया गया। तीन क्वेश्चन 1861, उसके बाद लुइस पास्चर, जर्म थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ जर्म थ्योरी। क्लियर चीजें, ये सारे क्वेश्चन आपके यहां पे क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो आपका की पॉइंट है, ये आपका बेसिक की पॉइंट है और ये आपका ओबीजी से। अब देखना की पॉइंट्स क्या कह रहा है, सिंपल और बेसिक बात है कि जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कंबाइंड रूप से वल्वा। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन को कंबाइंड रूप से वल्वा बोला जाता है। अब देखना वल्वा के अंदर क्या इंक्लूड है, एक तो क्या होगा मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस की यदि मैं दोस्तों बात करूं, किसके बोल रहे हैं, जो प्यूबिक हेयर होते हैं उनको मॉन्स प्यूबिस बोला जाता है। उसके बाद में कौन सा, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा।
क्लियर चीज है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और कौन सा होगा, क्लाइटोरिस। यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटर्नल जेनेटल एरिया मींस वल्वा इंक्लूड, और ऑप्शन में क्या दिया जाए, मॉन्स पिब्यूस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और यूट्रस, तब किसको फेंकोगे बाहर, यूट्रस को बाहर फेंकना है। क्योंकि क्या होगा, एक्सटर्नल जेनेटल एरिया वल्वा के अंदर मेनली क्या होती है आपकी, ये 4 स्ट्रक्चर आती है, मॉन्स पिबिस, उसके बाद लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और क्या हो गया दोस्तों, क्लाइटोरिस। क्लियर चीज है, ये आता है एक्सटर्नल जेनेटल एरिया, क्वेश्चन एक्सेप्ट का भी पूछा जाता है, ये भी आप सभी को क्लियर रखना है। अब देखिएगा नेक्स्ट, यदि मैं नेक्स्ट बात करूं, ये देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन किसकी बात कर रहा हूं कि अपन देखो इंटरनल जेनेटल एरिया की भी साथ में बात कर लेते हैं, वो भी जरूरी है। अब देखो फिर नेक्स्ट लाइन क्या है आपकी, द इंटरनल जेनेटल एरिया, क्या कह रहा हूं मैं आपका, द इंटरनल जेनेटल ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल, फीमेल के इंटरनल जेनेटल ऑर्गन क्या क्या चीजें इंक्लूड है। फर्स्ट का नाम क्या दोस्तों, फर्स्ट का नाम लिखा हुआ वेजाइना, उसके बाद में क्या लिखा हुआ यूट्रस, उसके बाद क्या लिखा हुआ फेलोपियन ट्यूब और क्या लिखा ओवेरी। ध्यान रखना ये भी क्वेश्चन बन सकता है और बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं। क्वेश्चन ये बना हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ भी है, क्वेश्चन क्या हुआ है कि इंटरनल जेनेटल ऑर्गन्स इन फीमेल्स इंक्लूड एक्सेप्ट, ठीक है। क्वेश्चन क्या आता है, फर्स्ट वेजाइना दिया होता है, फिर यूट्रस दिया होता है, फिर ओवेरीज दिया होता है, क्लियर चीज है, और उसके बाद यदि आपका एक ऑप्शन दे दिया लेबिया माइनोरा, क्लियर चीजें, क्या दे दिया, लेबिया माइनोरा, और बच्चे कंफ्यूज होता है लेबिया माइनोरा इंटरनल हो सकता है, नहीं, लेबिया माइनोरा, मेजोरा, क्लाइटोरिस और मॉम्स पिब्यूस ऑल आर इंक्लूड इन द एक्सटर्नल जेनेटल एरिया फीमेल्स के, और इंटरनल में क्या होगा, वेजाइना, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब और क्या होगा आपका ओवेरीज, ये सारे क्या होते हैं इंटरनल जेनेटल एरिया के अंदर इंक्लूड होते हैं। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ये भी अच्छा पॉइंट है और क्वेश्चन आया हुआ है, और पॉइंट क्या कह रहा है, द शेप ऑफ नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस। ध्यान रखना कि नॉन प्रेग्नेंट जो यूट्रस होता है वो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का शेप कैसा होता है, बिल्कुल ध्यान रखने योग्य बात है। क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन आता है कैसा है, पायरीफॉर्म। कि सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का शेप कैसा होता है दोस्तों, पायरीफॉर्म, ठीक है। उसके नीचे क्या नाम लिखा है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूट्रस बिकम ग्लोबुलर एट क्या लिखा आपका 12 वीक। ध्यान रखना क्या लिखा है, 12 वीक के ऊपर जो यूट्रस का जो शेप है वो कैसा हो जाता है, ग्लोबुलर हो जाता है। कैसा होता है आपका, ग्लोबुलर। ध्यान रखना। अब एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, यहां पे आपको यूट्रस के ऊपर मैं आपको 2-4 चीजें बता रहा हूं, आप इसके नोट डाउन कर लेना, आपके माइंड के अंदर फिट कर लेना। क्लियर चीजें देखना क्या बता रहा हूं। सबसे पहले यदि मैं बात करूं जो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस है वो देखो, नॉन प्रेग्नेंट की मैं बात करूं, क्या हो गया, नॉन प्रेग्नेंट। तो नॉन प्रेग्नेंट कैसा होगा दोस्तों, पायरीफॉर्म। कैसा होगा आपका पायरीफॉर्म, ठीक है। अब उसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट अपन बात करेंगे जो 6 वीक प्रेगनेंसी है उसके ऊपर, 6 to 8 वीक प्रेगनेंसी पे कैसा होगा, जो क्रिकेट की बॉल होती है उसके जैसा होगा। उसके बाद में यदि 12 वीक की बात करूं तो 12 वीक पे वापस कैसा हो जाएगा आपका, ग्लोबुलर। कैसा हो जाएगा, ध्यान रखना, कैसा होगा आपका, ग्लोबुलर, ठीक है, 12 वीक के ऊपर। उसके बाद यदि मैं बात करूं 28 वीक के ऊपर कैसा होगा, तो ध्यान रखना 28 वीक के ऊपर होता है ओवॉइड। कैसा होता है आपका ओवॉइड, मतलब ओवल शेप का होगा। कैसा होगा आपका, ओवल शेप का होगा। और यदि मैं बात करूं प्रेगनेंसी 36 वीक से ऊपर हो गई है तो दोस्तों कैसा होगा, स्पेरिकल। कैसा होगा आपका, स्पेरिकल शेप का होगा। ध्यान रखना क्वेश्चन 3 के ऊपर पूछा जा सकता है। एक तो कौन सा हो गया, इसकी जो आपका 36 वीक से ऊपर स्पेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा 28 वीक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा इसका 12 वीक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद में क्या होगा, नॉन प्रेग्नेंट का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर चीज है, तो ये सारी चीज भी आपको ध्यान रखनी है। मैंने सारे जो आपके क्या थे उनको बता दिया। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट को समझना, बिल्कुल वेरी बेसिक और बहुत अच्छा पॉइंट है। क्या लिखा हुआ है, द नॉर्मल पोजीशन ऑफ द यूट्रस आइदर एंटी वर्जन एंड एंटी फ्लेक्शन इन द नॉन प्रेग्नेंट स्टेट। क्या कह रहा है कि नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की पोजीशन कैसी होती दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना। सीएचओ और ईएसआईसी नॉरसेट सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। एक तो इन्होंने क्या मेंशन किया दोस्तों, एक तो इन्होंने ये किया कि एंटी वर्जन होती है, क्लियर है, और दूसरी कौन सी होती है, एंटी फ्लेक्शन होती है। दो नाम तो आपको याद रखने ही है, क्लियर चीज है।
अब यदि मैं दोस्तों बात करूं एंटी वर्जन की यदि मैं बात करूं, एंटी वर्जन का मतलब होता है ये जो आपका एंगल बनेगा, जो पोजीशन होगी, ये एंगल आपका 90 डिग्री के ऊपर बनता है। कितने डिग्री बनता है? पहला क्वेश्चन, 90 डिग्री ऊपर एंगल बनेगा और ये जो आपका पोजीशन रहेगी किसके बीच में? तो ध्यान रखना ये पोजीशन वेजाइना, किसके बीच में? एक तो वेजाइना और सर्विक्स के बीच में। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वेजाइना और सर्विक्स के बीच में 90 डिग्री के ऊपर जो एंगल बनता है उसको आप क्या बोलोगे? एंटी वर्जन। उसके बाद में दोस्तों क्या आता है? एंटी फ्लेक्शन। एंटी फ्लेक्शन है, इसका जो एंगल बनता है वो एग्जैक्ट यदि मैं बात करूं तो दोस्तों कितना होगा? 125 डिग्री के ऊपर बनेगा। और उसके बाद यदि मैं बात करूं कि एंटी जो फ्लेक्शन है इसके ऊपर मतलब किसके बीच में बनेगा? तो ध्यान रखना बॉडी ऑफ यूट्रस, एक तो यूट्रस की बॉडी हो गई और दूसरा किसके हो गया आपका? बिटवीन सर्विक्स। यूट्रस की बॉडी और सर्विक्स के बीच में जो आपका एंगल बनता है दोस्तों उसको क्या कहला जाएगा? एंटी फ्लेक्शन। तो ध्यान रखना पोजीशन ऑफ नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस क्या होगा आपका? एंटी वर्जन। एंड क्या होगी दोस्तों? एंटी फ्लेक्शन होगी। दोनों का एंगल मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर चीज है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ये भी बहुत बढ़िया पॉइंट है आपका। ये भी देखो ध्यान रखना कम्युनिटी और ओबीजी से पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है ना? ध्यान रखना ये किसके? आपके जनरल पॉइंट्स है ओबीजी के। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि यूट्रस, ठीक है, वेट वेरियस, जो आपका यूट्रस का जो नॉर्मल अपन वेट की बात करें तो वो कितना हो सकता है दोस्तों? 50 ग्राम से लगाकर 80 ग्राम हो सकता है, मतलब 50 to 80 ग्राम से हो सकता है। और यदि एवरेज यदि आप बात करोगे तो कितना हो गया आपका? 60 ग्राम हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 60 ग्राम हो गया। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट आती है जो यूट्रस है उसका आप मेजरमेंट कैसे करते हो। क्लियर चीज है। अब देखो ये मैंने आपको लिखा है नॉन, यदि मैं बात करूं टर्म के ऊपर, जो टर्म के ऊपर कितना हो जाता है तो ध्यान रखना 900 से लेके 1000 ग्राम, 900 से लेके 1000 ग्राम यूट्रस का वेट हो जाता है जब क्या होती है? प्रेग्नेंट वुमन क्या होती है? टर्म्स के ऊपर। ये दो चीज भी आप सभी को ध्यान रखनी है। अब अपन बात कर रहे हैं कि जो किसकी बात कर रहे हैं? यूटेराइन मेजरमेंट कैसे करते हो? तो ध्यान रखिए आप यूट्रस की लेंथ को देखना चाहोगे तो वो कितनी होगी? 7.5 सेंटीमीटर होगी लेंथ। यदि आप यूट्रस की वाइडनिंग को देखना चाहोगे अपर पार्ट से, क्लियर चीज है, तो वो आपकी कितनी होगी? आपकी 5 सेंटीमीटर होगी। और यदि आप यूट्रस की थिकनेस देखना चाहोगे लेयर की तो वो कितनी होगी? 2.5 सेंटीमीटर। इसलिए अपने क्या कह दिया कि जो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस होता है उसकी साइज कितनी होती है? कितने? 7.5 इंटू 5, फिर क्या लेगा? इंटू 2.5 सेंटीमीटर। ध्यान रखना ये किसकी साइज होती है? आपकी नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की। और आफ्टर प्रेगनेंसी, यदि प्रेगनेंसी के बाद में पूछा जाए तब भी ध्यान रखना कि ये साइज वापस धीरे धीरे क्या होता है? इन्वोल्यूशन इसके अंदर हो जाता है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ देखो। नेक्स्ट ये आपके ये भी पॉइंट बड़ा अच्छा पॉइंट है, जनरल पॉइंट है। क्या कह रहा हूं मैं आपका? लेंथ ऑफ ईच फेलोपियन ट्यूब अप्रोक्सीमेटली, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना कि एक जो आपकी फेलोपियन ट्यूब है उसकी लेंथ कितनी होती है। तो ध्यान रखना यदि मैं 10 ये एवरेज है और यदि मैं बात करूं तो कितनी होती है? 9 से 11 सेंटीमीटर आपकी इसकी लेंथ होती है, 10 एवरेज माना है। अब इन्होंने क्या, डायमीटर ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, ध्यान रखना 1 सेंटीमीटर, इसका जो डायमीटर होता है वो 1 सेंटीमीटर होता है। और इंपॉर्टेंट बात एम्पुला, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो एम्पुला वाला पार्ट है वो दोस्तों कितना मिनट को क्या करता है? कैरी करता है। वो कितने मिनट को क्या करता है? कैरी करता है। तो ये कौन सा हो गया दोस्तों? ये कौन सा हो गया आपका? क्या हो गया आपका? 5 सेंटीमीटर। एम्पुला 5 सेंटीमीटर, डायमीटर 1 सेंटीमीटर और ईच कितनी होगी आपकी? 10 सेंटीमीटर की होती है एवरेज। ठीक बात है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट यदि मैं की पॉइंट्स की बात करूं दोस्तों, ये पीडियाट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। किसका आ गया? आपका पीडियाट्रिक पॉइंट का क्वेश्चन आ गया। अब देखो पीडियाट्रिक का क्या क्वेश्चन है, समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फोंटानेल के बारे में, जो फोंटानेल होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? एंटीरियर फोंटानेल बिकम ओसिफाइड। क्या लिखा है? एंटीरियर फोंटानेल बिकम ओसिफाइड अराउंड, पहला क्वेश्चन आपका ध्यान रखना। क्या लिखा हुआ आपका? 1.5 साल। कितना होगा? 18 मंथ। एंटीरियर फोंटानेल हमेशा 18 मंथ के ऊपर क्या होते हैं? क्लोज होते हैं आफ्टर बर्थ के 18 महीने बाद में एंटीरियर फोंटानेल क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। मतलब क्या हो गया आपका? 1.5 ईयर के ऊपर क्लोज होते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और जो एंटीरियर फोंटानेल का जो आपका शेप होता है वो शेप कैसा होता है? ध्यान रखना, डायमंड शेप होता है। एंटीरियर फोंटानेल का जो शेप होता है दोस्तों वो शेप कैसा होता है? डायमंड शेप का होता है। कीप इन माइंड। उसके बाद देखिएगा
नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं पोस्टीरियर फोंटानेल। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पोस्टीरियर फोंटानेल होता है दोस्तों, वो कब ओसिफाइड होता है? वो 6 मंथ के अराउंड होता है। ध्यान रखना, आगे वाला जो होता है 18 मंथ के ऊपर, पीछे वाला 6 मंथ के ऊपर। 6 18 6 18 18 6, ये कैसे कह सकते हो? ध्यान रखना, लेकिन ये मंथ नहीं है दोस्तों, ये क्या है? वीक है। ये क्या है? दिस इज द 6 वीक, दिस इज द 18 मंथ। क्लियर चीजें, ये ध्यान रखना, दोनों अलग है। और यदि मैं बात करूं कि जो पोस्टीरियर फोंटानेल है, इसका शेप कैसा होता है, तो ध्यान रखना ट्रायंगुलर शेप होता है। कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ट्रायंगुलर शेप का कौन सा फोंटानेल प्रेजेंट रहते हैं। आप पोस्टीरियर जगह भूल से एंटीरियर करके आते हो। एंटीरियर डायमंड शेप का रहता है और पोस्टीरियर ट्रायंगुलर शेप का रहता है। और 6 वीक के ऊपर ओसिफाई, मतलब क्या होगा? डेढ़ मंथ के ऊपर ओसिफाई होगा। और वो एंटीरियर आपका 18 मंथ के ऊपर क्या रहता है? ओसिफाइड होता है। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो, ये दोनों पॉइंट आपके क्वेश्चन एग्जाम के ही क्वेश्चन मान के चले आप कि दोनों डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। क्लियर चीज है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, समझना। क्या लिखा हुआ है? एन इन्फेंट। इन्फेंट के अंदर यदि आपको फोंटानेल कैसे दिखने मिलने वाला? बल्जिंग। क्या कह रहा हूं आपका? इन्फेंट के अंदर यदि आपको फोंटानेल बल्ज दिख रहे हैं दोस्तों, इसका मतलब ये किसको सिग्निफिकेंट साइन है? ध्यान रखना, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल, जो आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर, क्या होता है आपका? इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर है, वो इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या होगा? बढ़ा हुआ। यदि आपने किसी इन्फेंट को देखा और इन्फेंट के जो फोंटानेल एंटीरियर पोस्टीरियर उन दोनों को देखा, तो एंटीरियर फोंटानेल से आपको बल्ज दिख रहा है, दैट्स मींस उस चाइल्ड में क्या होगा? आपका आईसीपी बढ़ा हुआ है। किसके रिस्क है दोस्तों? हाइड्रोसिफिलिस के। किसके रिस्क है दोस्तों? आपके हाइड्रोसिफिलिस का इसको रिस्क है। ये चीजें भी आपको नोट करनी है। कौन सी बीमारी? हाइड्रोसिफिलिस। और हाइड्रोसिफिलिस कौन सा? आपने नाम सुना होगा, मैकवेन साइन। कौन सा आपका? जो मैकवेन साइन है, वो मैकवेन साइन वाला हाइड्रोसिपेशन। यदि आप उसके इन्फेंट के यदि आप क्या करोगे, उसको यदि बजाना चाहोगे तो पोट्स की तरह, जो खाली मटका होता है उसकी तरह बजेगा। उसको मैकवेन साइन बोलते हैं। हाइड्रोसिफिलिस देखने को मिलता है। और हाइड्रोसिफिलिस किसकी वजह से होता है? इंक्रीज आईसीपी की वजह से। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों क्या लिखा हुआ है? इन एन इन्फेंट। क्या लिखा? इन एन इन्फेंट, जो आपका फोंटानेल डिफरेंट, यदि फोंटानेल बल्ज है तो हाइड्रोसिफिलिस या आईसीपी बढ़ा हुआ। लेकिन बात यहां किसकी आ रही है? फोंटानेल क्या है दोस्तों? डिप्रेस्ड है। क्या है? फोंटानेल आपके डिप्रेस्ड है। तब आप इसको क्या मानोगे? यदि फोंटानेल डिप्रेस्ड है तो ये मोस्ट किसका सिग्निफिकेंट साइन होता है दोस्तों? दिस इज द सिग्निफिकेंट साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। क्या होगा? फ्लूइड की कमी होगी, डिहाइड्रेशन होगा। तो ध्यान रखना, ये क्या हो गया? मोस्ट सिग्निफिकेंट साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। तो यदि फोंटानेल बल्ज है, दैट्स मींस क्या हुआ? आपका आईसीपी या हाइड्रोसिफिलिस है। यदि फोंटानेल डिप्रेस दिख रहे हैं आपको, इसका मतलब उसके अंदर क्या है? डिहाइड्रेशन है। उस बेबी के अंदर, उस इन्फेंट के अंदर फ्लूइड की क्या है दोस्तों? कमी है। क्लियर चीज है। तो ये भी आप सभी को क्या करना है? ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना, आज के जो अपने 15 की पॉइंट्स पढ़े थे, और 15 की पॉइंट्स मैंने 15 में से, ध्यान रखना, मैंने 15 की पॉइंट बताए और उसके साथ में और बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए। मतलब 20-25 क्वेश्चन मैंने आपको बेसिक क्लियर किए। ध्यान रखना, ये मत सोचो यदि आपके बेसिक यदि आपके क्लियर है तो आपको ऊपर स्टेप बढ़ने के अंदर क्या होगी? बिल्कुल आसानी होगी। मैं कह रहा हूं सीएचओ के अंदर या नॉर्थ साइड के अंदर जो इजी क्वेश्चन आते हैं, जिनको आप कैसे करेक्ट कर सकते हो, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को आप देख सकते हो, डील कर सकते हो। ये आपके डायरेक्ट सारे के सारे क्या आते हैं? क्वेश्चन आते हैं। क्लियर चीज है। तो ऐसे ही आपका इजी सेशन आज था, ऐसे ही आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा कल, सेम टू सेम इजी सेशन। ऐसे ही क्या होंगे आपके 15 कम्युनिटी के, ओबीजी के, पीडिया के, न्यूट्रिशन के। क्लियर चीज है। सारे सब्जेक्ट के आपके क्या होंगे? एमएसएन के, सारे के सब्जेक्ट के छोटे छोटे ऐसे बेद की पॉइंट्स लेके आऊंगा, जिससे क्या होगी? जो आप टारगेट आपका, वो टारगेट आपका क्या होगा? अचीवमेंट होगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और लास्ट में मैं आपको ये कहूंगा, यदि आप सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे?